हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मुलाकात से पहले, विच इज डेडिकेटेड टू द डीपीपी डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी इस मुलाकात से पहले आप ईएम वेव्स की सभी डीपीपीस को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर चुके होंगे। तो आइए ज्यादा वक्त ना लेते हुए पहले शुरू करते हैं डीपीपी डिस्कशन के साथ। वैसे तो प्रॉपरली जो आपका डीपीपी है वो डिस्कस हो भी चुका होगा, उसमें केवल और केवल चंद प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे लिए अभी तक बची हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले उन चंद प्रॉब्लम्स के डिस्कशन के साथ और सीखने की कोशिश करेंगे कुछ छोटी छोटी मगर बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉब्लम्स को बनाते टाइम ना ही सिर्फ हमारे टाइम को बचाएगी बल्कि हमारी एक्यूरेसी को भी बढ़ाएगी, चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करें या फिर यू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। राइट, सो लेट्स सी कि सवालों का ये सफर हमारे लिए क्या लेकर आया है। सो पहला सवाल है, दिस इज फ्रॉम डीपीपी 1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द क्वेश्चन इज, suppose that the electric field amplitude of an electromagnetic wave is E naught equal to 120 न्यूटन पर कूलम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो कि हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ऑसिलेट करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी ऑसिलेट करता है, और द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। उसमें यदि हमसे पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ लाइक एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिया गया है और फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, आपसे बी नॉट, ओमेगा, के और लैम्डा इनके बारे में जानकारी पूछी गई है, तो देखते हैं आप क्या क्या कह सकते हैं। सी गिवन इट इज कि ई नॉट जो है वो 120 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर दिया गया है एंड न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 50.0 मेगाहर्ट्ज दी गई है। मेगाहर्ट्ज यानी इसको आप चेंज कर सकते हैं, मेगा का मतलब क्या हो गया, इट इज 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ऑलराइट, अब आपको देखना है पहली इंपॉर्टेंट बात, आपसे पूछा गया है बी नॉट के बारे में। बी नॉट के बारे में देखिए, ए पार्ट में बी नॉट, तो यदि आपसे बी नॉट के बारे में पूछा गया है तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे ई नॉट बाय बी नॉट जो होता है वो सी के बराबर होता है, यानी कि यहां से बी नॉट कितना निकल कर आएगा, ई नॉट बाय सी। सो दैट विल बी इक्वल टू, ई नॉट दिया गया है 120 न्यूटन पर कूलम और सी को आप लिख देंगे 3 इंटू 10 टू द पावर 8। 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 40 इंटू 10 टू द पावर -8 टेस्ला, या in a better way you can write it as 400 into 10 to the power -9 टेस्ला, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यूनिट आ जाए बस। सो इट इज 400 नैनो टेस्ला, 400 नैनो टेस्ला। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। भाई ई नॉट बाय बी नॉट इक्वल टू सी, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी है ना, ये पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है ओमेगा, के, लैम्डा, इन सब के बारे में बताइए, न्यू की वैल्यू दे रखी है, तो आप कहेंगे also ओमेगा, के और लैम्डा सबके बारे में बात करनी है। ओमेगा क्या है? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू और 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई टाइम्स द लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो यदि इसी को हम ध्यान से देखें तो जस्ट वैल्यू ही तो रखनी है। यू विल राइट इट एज 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू को आप क्या रख देंगे, 50 इंटू 10 टू द पावर 6। ऑलराइट, अगर ध्यान से देखो तो 50 इंटू 2 जो होगा वो 100 होता है, यानी ये साइंटिफिक फॉर्म में 3.14 एज इट इज, एंड इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 6 और 100 करेंगे बेस सेम पावर एट 10 की पावर 8, और जो इसकी एसआई यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट क्या होती है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। इसे कहा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना। तो इस हिसाब से देखिए ये जवाब हमारे पास निकल कर आ चुका है, ठीक है जी। और क्या क्या पूछा गया है हमसे देखते हैं।
और हमसे पूछा गया है कि के बारे में और लैम्डा के बारे में उनकी वैल्यूज बताइए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ लैम्डा, हम कहेंगे ये जो लैम्डा है ये कैसे निकलेगा। सो लैम्डा सी जो होता है वेव इक्वेशन, जनरल वेव इक्वेशन, वो लैम्डा न्यू होता है, यानी कि यहां से लैम्डा निकलेगा c बाय न्यू, यानी कि 3 × 10⁸ एंड न्यू क्या हो गया, यहां पर न्यू दिया गया है 50 × 10⁶। ठीक है, 50 × 10⁶। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10⁶ अगर मैं कैंसिल आउट कर दूं तो आई विल गेट 300/50 एंड इट इज 6 मीटर। 6 मीटर, ऑलराइट। और यहां आपने बात किसकी की है, लैम्डा की। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। लैम्डा होता है वेवलेंथ। और अब बारी किसकी है, अब बारी है के की। के, दिस के इज नथिंग बट एंगुलर वेव नंबर के, दैट इज 2 पाई न्यू बार, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा। अब यहां पे देखिए जो के आपसे पूछा गया है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर। और जो न्यू बार यहां लिखा गया है, ये न्यू बार क्या होता है, न्यू बार होता है वेव नंबर। वेव नंबर इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। सो देखिए न्यू बार की जगह यहां पे 1/λ लिखा गया है, और के एंगुलर वेव नंबर जो होता है वो 2 पाई इंटू वेव नंबर यानी कि न्यू बार होता है, विच मीन्स यू कैन से 2 पाई/λ। अब यदि ऐसा है तो बस आपको इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर आप वैल्यू देखेंगे सो इट इज 2 × 3.14 एंड हियर इट इज 6। ऑलराइट, तो अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो देखिए मेरे पास क्या निकल कर आएगा। आप 2 से 6 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 विल बी अपीयर इन द डिनोमिनेटर। उस 3.14 को 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। बड़ी ही सिंपल सी कैलकुलेशन, एंड इट विल बी 1.04 रेडियन पर मीटर। 1.04 रेडियन पर मीटर, ये रही इसकी वैल्यू और वो रही इसकी यूनिट। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इनफैक्ट आप जेईई या नीट के बारे में अगर आप बात करें तो पेपर में सवाल कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें केवल और केवल 4 ऑप्शंस के डायमेंशनल एनालिसिस या फिर उनकी यूनिट्स को कंपेयर करके हम सही जवाब चुनने में सक्षम हो। बात आ रही है समझ में? तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि यूनिट्स ना लिखने की वजह से स्कूल में नंबर कटेंगे। केवल वो तो कटते ही हैं, इसीलिए हमें यूनिट्स तो लिखना जरूरी है। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वी कैन से कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच के दौरान, ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है कि 4 ऑप्शंस में से सही कौन सा है इस बारे में तो हम सटीक रूप में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन गलत जो है उन्हें एलिमिनेट करने में हम पूरे तरीके से सक्षम हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं तो उसमें डायमेंशनल एनालिसिस और यूनिट का खेल जो है, यूनिट कंपैरिजन का जो खेल है, वो हमारा काफी ज्यादा साथ दे जाता है। बाकी तो आगे के सफर में इस बारे में काफी कुछ मैं आपको सिखाने वाला ही हूं, लेकिन अभी के लिए आप इस बात को मन में बिठा के रखिएगा कि यूनिट्स को लिखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं इस सवाल का बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ऐसा नहीं बताया गया है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो कौन से एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। इट्स नॉट मेंशन्ड इन द प्रॉब्लम। तो मैं क्या करूंगा, आई विल जस्ट अज्यूम, मैं अज्यूम कर लूंगा कि बी पार्ट देखिए यही लिखते हैं, से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है। से वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की, हमारा कंसर्न अभी क्या है, अभी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है सर, अभी केवल और केवल क्या मूव कर रही है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमें ये बात पता है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगी। तीनों ही चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द वे यू होल्ड योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड इन फ्लेमिंग्स राइट हैंड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आप क्या कह सकते हैं
कि जिस प्रकार से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के दौरान आप अपने फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर पकड़ते हो, ठीक उसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है. ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू डिस्कस इट. से वेव इज मूविंग along x-axis, positive x-axis. Then can I say, देखो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि V इक्वल टू E क्रॉस B के तहत, V इक्वल टू E क्रॉस B के तहत क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि यदि ये आई कैप में है तो डेफिनेटली ये किस में होगा और ये किस में होगा? भाई जे क्रॉस के करेंगे तब जाके आई कैप मिलेगा. जे क्रॉस के करेंगे, भाई परपेंडिकुलर तो होना है. दो चॉइसेस बची हैं सर, या तो के क्रॉस जे करेंगे, भाई वेलोसिटी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को एक दूसरे से परपेंडिकुलर तो होना ही है. तो यदि आपकी अजम्पशन है कि आपकी वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रही है, देन इन दैट केस वी वेक्टर तो आपने ले लिया आई कैप. अब या तो ई क्रॉस बी में से कोई एक जे में होगा, दूसरा के में होगा, यानी दो सिचुएशंस पॉसिबल है, ये जे में हो और ये के में, या फिर ई वेक्टर के कैप में हो और बी वेक्टर जे कैप में. तो अब आप साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग आप मुझे बताइए, आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट का साइक्लिक रूल. ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको डायरेक्शन कमेंट करने का, ध्यान से सुनिएगा. साइक्लिक रूल के तहत आप कह सकते हैं सर आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के बेटा आई होता है, एंड के क्रॉस आई जो होता है वो जे होता है. तो आप चेक कीजिए कि जे क्रॉस के क्या आई निकल कर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर. तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है ये बिल्कुल सही है और नीचे वाला रिलेशन जो है वो गलत है. इसका मतलब आप क्या बोल पाएंगे? शेयर, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा उसे? मैं लिखूंगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम. सो आई मे राइट इट एज, देखिए ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? ई नॉट को हम लिख सकते हैं, अभी हमने ई नॉट तो क्वेश्चन में भी गिवन है 120 न्यूटन पर कूलम, तो आपने इसे 120 लिखा. साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू देखिए हमने अभी डिटरमाइन की है 3.14 इंटू 10 की पावर 8 टी माइनस के की वैल्यू भी हमने डिटरमाइन की है, दैट इज 1.04x, 1.04x. इसको लिखने की कई और फॉर्म्स हो सकती हैं कि आपने पाई कॉमन ले लिया एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, राइट. यू कैन हैव n नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स, पर जो डेटा हम निकाल चुके हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसी इक्वेशन लिख दे रहा हूं. एंड बी वेक्टर विल बी इक्वल टू बी नॉट. बी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए वो भी हमने अभी डिटरमाइन की थी कि बी नॉट की वैल्यू 400 नैनो टेस्ला आ रही है. तो क्यों ना मैं इसे 400 इंटू 10 टू द पावर -9 लिख दूं. एंड इट इज साइन ऑफ, फेज में कोई चेंज नहीं आता बेटे, 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8t माइनस 1.04x. सही. तो इस हिसाब से आप ये टेस्ला में जवाब आएगा और ऊपर वाला जवाब न्यूटन पर कूलम में आएगा. वो बात हम ऑलरेडी जानते हैं. क्लियर है? तो इस तरीके से आप सभी पार्ट्स को इजीली कर सकते हैं. सो फाइनली दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम विच वाज लेफ्ट फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 3 जो था DPP 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसका जवाब आपकी नजरों के सामने है. यकीनन इस सवाल में छोटी छोटी से लेकर डिटेल में जितनी बातें पूछी जा सकती है वो सारी पूछी जा चुकी थी. तो चलिए आइए अब बात करते हैं हमारे अगले सवाल की. And the next is problem number 5 of the same DPP. And the question says, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा. A plane electromagnetic wave propagating in the x direction has wavelength of 60 mm. All right. The electric field is in the y direction and its maximum magnitude is 33 volt per meter. The equation of electric field as a function of x and t is. देखिए आप क्या लिख सकते हैं? आप कह सकते हैं शेयर इक्वेशन जो होगी दैट इक्वेशन विल बी ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स.
ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हो तो ये माइनस के एक्स आ रहा है, यदि आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करते तो ये प्लस के एक्स निकल कर आता, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, राइट, ध्यान रखिएगा। सो दिस इज ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरल इक्वेशन हो गई सर। अब इसी में अगर हम ध्यान से देखें कि एक काम करो बेटा, ओमेगा ले लीजिए कॉमन, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, टी माइनस के बाय ओमेगा इंटू एक्स। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्पीड ऑफ वेव जो है ना, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव जो है v, या वैक्यूम में इसी को बोल दोगे आप c, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाय के। यदि ऐसा है, ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा है तो आप बोलेंगे E वेक्टर इक्वल्स टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा एंड इट इज t माइनस एक्स बाय, देखो जरा, ये ओमेगा बाय के अगर होता तो आप इसे c लिखते, लेकिन क्योंकि ये k बाय ओमेगा है, आप इसे c ना लिखकर c का उल्टा लिखेंगे, रेसिप्रोकल लिखेंगे भाई, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज x बाय c एंड दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम। अब अगर ध्यान दिया जाए तो E नॉट लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में गिवन है 33 वोल्ट पर मीटर, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो 33 न्यूटन पर कूलम बोलिए या वोल्ट पर मीटर बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दोनों ही SI यूनिट होती है, ये बात हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सीखी थी। सो ये आ गया 33 एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, ओमेगा होगा हमारा, देखो वेवलेंथ गिवन है 60 mm, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, वेवलेंथ गिवन है 60, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 6.0 mm आ रहा होगा, 6.0 mm होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो डेटा इंटरप्रिटेशन है, अभी आपको समझ में आ जाएगी। सो जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एफ बोलिए या फिर 2 पाई न्यू बोल दीजिए, आप ज्यादा फेमिलियर होंगे, और आप इसे लिखेंगे 2 पाई सी बाय लैम्डा, 2 pi c by lambda, right? So you may write it as 2 pi c की वैल्यू बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा की वैल्यू 6 mm यानी 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीमीटर में है ना। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपके पास रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, आपके पास रिजल्ट जो आएगा उसे मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 3 इंटू 2 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया है, 10 की पावर -3 ऊपर जाके 10 की पावर +3 हो जाएगी, बेस सेम पावर ऐड बेटा, तो ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू, देखिए यहां दिखेगा पाई और यहां दिखेगा 10 की पावर 11 एंड इट इज t माइनस एक्स बाय सी, this much of Newton per coulomb, this much of Newton per coulomb. So 33 sin pi into 10 to the power 11 t minus x by c. Option B is absolutely correct. Option B बिल्कुल सही जवाब है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होना चाहिए किसमें, ऑसिलेट, ये होना चाहिए y डायरेक्शन में, तो आप इसे लिख देंगे j कैप। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगी, इट विल बी अलोंग दी y एक्सिस, सो इट मस्ट बी अलोंग दी j कैप। ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स हमारा दूसरा सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द सेम डीपीपी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल डेटाबेस्ड, ठीक वही सवाल है जो प्रॉब्लम नंबर 9 है, ये डेटाबेस्ड ठीक वही सवाल है जो जस्ट अभी हमने पीछे निकाला है, क्योंकि देखिए वेवलेंथ दे रखा है आपको 6 mm एक्स डायरेक्शन में और आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है और 33 वोल्ट पर मीटर या 33 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। सो आप क्या कह सकते हैं, आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी लिखना है। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, यू विल राइट वी वेक्टर जो होता है वो ई क्रॉस बी हो जाएगा, जिसमें आप ये कहेंगे कि यदि वेलोसिटी वेक्टर ये आई कैप के अलोंग है तो डेफिनेटली इनको अगर मुझे फिल करना है दिस क्रॉस दिस, तो मुझे पता है कि ये J क्रॉस K निकल कर आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑसिलेटिंग अलोंग दी y एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी ऑसिलेटिंग अलोंग दी z एक्सिस। तो क्या आप यहां पर कह सकते हैं हियर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम इन दी J कैप। ठीक, सो अगर मैं वैल्यू रखने की कोशिश करूं आई गेट 33 साइन, अभी आपने ओमेगा की वैल्यू पीछे निकाली थी, कॉमन ले लिया था आपने, एंड यू गॉट पाई इंटू 10 टू द पावर 11
और यहां बचा था t माइनस के बाय ओमेगा, और k बाय ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं 1 बाय सी, सो दिस विल बी t माइनस एक्स बाय सी एंड दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम अलोंग दी जे कैप, राइट। ये वाली वैल्यू आपकी आ गई है सीधा सीधा। अब इसी में अगर आप बी वेक्टर लिखने की कोशिश करो तो आप लिखेंगे बी नॉट साइन ऑफ, बाकी की सारी चीजें तो चेंज होती नहीं बॉस, पाई इंटू 10 टू द पावर 11 t माइनस एक्स बाय सी एंड इट इज टेस्ला जे कैप, राइट। द ओनली डिफरेंस इज बी नॉट को आप क्या लिखेंगे, इसे हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपने कहा कि बी नॉट को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं वी नो कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक और प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की हो, उनका रेशो, उनकी पीक वैल्यूज का रेशो कितना निकल कर आता है, सी निकल कर आता है। तो आप बोलेंगे ई नॉट बाय बी नॉट जो है ये तो सी के बराबर है, इसका मतलब बी नॉट कितना निकल कर आएगा, दैट विल बी ई नॉट बाय सी, यानी कि 33 बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस वैल्यू को उठा के डालेंगे तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 33 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट 11, सो यू गॉट 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, तो क्यों ना उसे मैं 10 टू द पावर माइनस 9 बना लूं और यहां लिख दूं 110, 110 साइन पाई इंटू 10 टू द पावर 11 एंड इट विल बी t माइनस एक्स बाई सी, t माइनस एक्स बाई सी। देखिए आपकी कन्वीनियंस के लिए लिख ही देते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 टेस्ला, आप इसे लिख सकते हैं 110 नैनो टेस्ला। भाई एक 10 से आपने और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यू गॉट 110 नैनो टेस्ला। सो यू विल गेट यहां से नैनो टेस्ला एंड दिस मच ऑफ के कैप, दिस हैज टू बी के कैप। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस में होना चाहिए बॉस, ये तो के कैप में होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जे कैप में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के कैप में, नैनो टेस्ला में, नैनो टेस्ला में। बात आ गई समझ में। सो दिस कंप्लीट्स द थर्ड क्वेश्चन विच वाज लेफ्ट, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9। और अब आते हैं अभी के डिस्कशन के आखिरी सवाल पे, दैट इज द फोर्थ प्रॉब्लम विच वाज लेफ्ट टू अस एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इक्वेशन दे रखी है, द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। देखो समझने वाली बात क्या है, इसमें से सीखने वाली बात यह है, मैंने आपको अभी बताया था कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल करते हैं तो आपको यहां पे माइनस के एक्स लिखना चाहिए बच्चों, और अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो यहां प्लस के एक्स लिखना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है, दिस सिग्निफाइज दैट वेव इज प्रोपगेटिंग इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, यदि आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स आता है, उल्टा साइन हो जाता है, उल्टा। और यदि आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहां प्लस के एक्स आएगा। तो देखिए प्लस के एक्स निकल कर आया है, इसका मतलब आप नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहे हैं, ये हम पहली बात कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। और क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बाय कंपैरिजन अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। बाय कंपैरिजन कैन यू से, कंपैरिजन के बाद क्या क्या मिला है बेटा, कंपैरिजन के बाद मिला है कि सर बी नॉट कितना है, बी नॉट निकल कर आया है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और यूनिट देखिए टेस्ला में दी गई है 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला, या इसी को आप क्या बोलेंगे 8 माइक्रो टेस्ला, 8 माइक्रो टेस्ला। बाय कंपैरिजन ओमेगा कितना है, टी का जो भी कॉफिशिएंट होगा वो ओमेगा होगा, तो टी का कॉफिशिएंट कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, सो दिस इज रेडियन पर सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 रेडियन पर सेकेंड। एंड के कितना दिया गया है, के दिया गया है 300 पाई, x का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज के इज 300 पाई, सो 300 पाई एंड दिस इज रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। ठीक है, आपसे पूछा गया है ए पार्ट, बताइए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो दी गई है जिसके बारे में ये इक्वेशन और ये प्रॉपर्टीज दी गई है उसकी वेवलेंथ कितनी है। तो कैसे बताएंगे भाई वेवलेंथ, आप कहेंगे कि सर लैम्डा इक्वल टू, देखो के जो है एंगुलर वेव नंबर ये 2 पाई बाय लैम्डा होता है, तो यहां से लैम्डा कितना निकल कर आया 2 पाई बाय के, सो आपने वैल्यू डाल दी और 2 पाई
और k की वैल्यू आप क्या डाल सकते हैं, दैट इज 300 पाई। ठीक है बेटा, पाई पाई विल गेट कैंसल्ड आउट एंड यू विल बी गेटिंग, देखो क्या निकल कर आ जाएगा, यू विल बी गेटिंग 2/3 इंटू 10 टू द पावर -2, 2/3 इंटू 10 टू द पावर -2, पाई पाई विल गेट कैंसल्ड। इसी को आप अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हो, 1.67, अगर मैं 20 देखूं यहां तो 1.67 मिलीमीटर, क्योंकि यहां ये 10 की पावर -3 आ जाएगा। सो दिस इज 20/3 इंटू 10 टू द पावर -3 विच मीन्स 1.67 mm, 1.67 mm। ठीक है, ये है करने का तरीका नंबर 1। ठीक, करने का तरीका नंबर 2 क्या हो सकता है, करने का तरीका नंबर 2 हो सकता है कि पहले आप निकाल लीजिए न्यू की वैल्यू। न्यू जो है वो ओमेगा बाय 2 पाई है, ओमेगा बाय 2 पाई है। सो ये है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 एंड इन द डिनोमिनेटर दैट इज 2 पाई। सो 2 इंटू पाई, दैट्स इट, 2 पाई। So 2 into 10 to the power 11 and you got 2 pi. ठीक है, so you can say that is 10 to the power 11 by pi, this much of hertz. Now you will say कि सर लैम्डा जो होगा, लैम्डा जो होगा वो c by न्यू होगा, लैम्डा विल बी कमिंग आउट टू बी c by न्यू। तो c by न्यू के बारे में अगर आप बात करें तो आप क्या कह सकते हैं, c हो जाएगा 3 into 10 to the power 8 और न्यू कितना हो जाएगा भाई, न्यू हो जाएगा 10 की पावर 11 बाय पाई, 10 की पावर 11 बाय पाई। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कायदे से आपका रिजल्ट निकल कर आना चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि डेटा कुछ ना कुछ मिसमैच कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी सोर्स से ही उठाया गया है। तो ये वे 2 वाला जो डेटा है ये वे 1 वाले डेटा को सिंक नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा। मगर आप ध्यान रख सकते हैं कि एक और ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, फिलहाल हम अगले पार्ट पे आते हैं, दैट इज राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बी पार्ट आपसे पूछा गया है। तो आप कहेंगे ई वेक्टर विल बी इक्वल टू ई नॉट एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स ही होगा भाई। डायरेक्शन देखते हैं, देखो डायरेक्शन आप कैसे देखोगे, आप बोलोगे, यहां बताता हूं मैं कि v वेक्टर जो होता है वो e वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है। अब ये जो v वेक्टर है ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में है, यानी ये माइनस आई कैप में है। तो अगर आप j क्रॉस k करेंगे, j क्रॉस k करेंगे तो ये माइनस आई आएगा नहीं, ये j क्रॉस k करने पे आई आता। तो अगर आपको माइनस आई चाहिए तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, k क्रॉस j करना पड़ेगा, k क्रॉस j माइनस आई आता है। तो अगर आप k क्रॉस j करेंगे तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आप कौन सा एक्सेस में लिखेंगे, आप उसे लिखेंगे k कैप में। सो यू विल राइट, ये न्यूटन पर कूलम्ब आएगा, मगर किस में आएगा, k कैप में निकल कर आएगा। ई नॉट को क्या आप लिख सकते हैं भाई, हमें पता है कि ई नॉट बाई बी नॉट सी के बराबर है, यानी ई नॉट को लिखा जा सकता है सी बी नॉट एंड इट इज, अंदर वाली चीजों को नहीं छेड़ना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स न्यूटन पर कूलम्ब, और ये आ जाएगा k कैप में। सो इट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड बी नॉट की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड इट इज साइन ऑफ ओमेगा, यू ऑलरेडी हैव, इट इज 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी ओमेगा टी प्लस के एक्स और k कितना दिया हुआ है भाई, 300 पाई। सो 300 पाई एक्स। ऑलराइट, बात आ रही है समझ में, बस आपको सिंप्लीफाई ही तो करना है। सो 8 इंटू 3 करोगे तो 24 निकल कर आएगा, और 24 के साथ 10 की पावर 2 भी आ रहा है। सो इट इज 2400 साइन ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी प्लस 300 पाई एक्स, दिस मच ऑफ न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर एंड इट इज इन के कैप। बात आ गई है समझ में। सो फाइनली दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन ऑफ आवर DPP1 ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तो हमारी ये बहुत छोटी सी मुलाकात रही, मगर इस छोटी सी मुलाकात में भी हमने छोटी छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण बातों को, इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करने की, समझने की कोशिश की है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने आप में एक ऐसी यूनिट है जिसपे सवाल आते हैं या तो स्पेक्ट्रम बेस्ड
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की प्रोडक्शन मेथड, डिटेक्शन मेथड, एप्लीकेशन, फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। या फिर जो सवाल आते हैं वो सवाल आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी बेस्ड, जिसमें से कुछ चीजें हमने देखी इक्वेशन बेस्ड। या फिर जो तीसरा मॉडल आता है वो निकल कर आता है डिस्प्लेसमेंट करंट और मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ में मैक्सवेल ने जब इनकंसिस्टेंसी बताई और डिस्प्लेसमेंट करंट की एग्जिस्टेंस को प्रिडिक्ट किया, तो उन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ईएम वेव्स में से सवाल आएगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव के बारे में बात करें तो उसमें, और अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसमें भी। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सवाल आ रहा है तो वो 3 कैटेगरी में से आएगा। क्या बताया मैंने? कैटेगरी नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बेस्ड, जिसे आप एनसीईआरटी रीड करके बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। बात नंबर 2 प्रॉपर्टी बेस्ड, और मॉडल नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट करंट और एम्पियर सर्किटल लॉ में इनकंसिस्टेंसी, मैक्सवेल का प्रेडिक्शन वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों पर बेस्ड। तो मुझे लगता है कि आपको आज का डिस्कशन अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही कई मुलाकातें बहुत जल्दी जल्दी होंगी जिसमें हम बहुत सारी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।